आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। क्या कभी आपको एहसास हुआ है कि जब हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो वो हमें कितना अपना समझते हैं, या क्या वो सोचते हैं कि मनुष्य हमें प्यार दे रहा है और हम पर ध्यान दे रहा है। साथ ही जब हम उनकी टहनियों को काट देते हैं तो उन्हें कितना गुस्सा आता होगा। क्या हम इंसान कभी इन गहराइयों को सोचते होंगे? क्या पेड़ पौधे भी आपस में दुख बांटते हैं? हम में से कुछ लोग पेड़ पौधों से बहुत लगाव रखते हैं, इसीलिए वो हरे भरे और खूबसूरत होते हैं। मगर कभी ये जानने की कोशिश की है कि पेड़ पौधे आखिर चाहते क्या हैं? इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने लंबा वक्त दिया और आज भी इस पर रिसर्च जारी है। नई रिसर्च के मुताबिक पौधों की अपनी मेमोरी होती है, उनका अपना इंटेलिजेंस होता है और उनके पास भी अपनी सीखने की क्षमता होती है। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या ये सच में सही बात है? पौधों के अंदर भी दिल धड़कता है और इसकी धड़कन भी सुनाई देती है। साल 1901 में जगदीश चंद्र बोस ने रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन में पौधों पर एक प्रयोग दिखाया और उनके अंदर इंसानों की तरह धड़कते दिल का सबूत दिया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक मेंढक के दिल से जोड़ा और एक पौधे से भी। भरे सभागार में हो रहे इस प्रयोग की हर गतिविधियों को एक कैमरे में कैद किया गया। बोस ने पौधे की पत्ती से एक धागा बांधा था और धागे से ही स्मोक्ड ग्लास प्लेट पर पौधे की धड़कनें रिकॉर्ड होने लगी। ये ही प्रयोग पौधे में जान होने का सबूत दे रहा था। स्मोक्ड ग्लास पर ECG जैसी लाइनें बनने लगी। इस थ्योरी पर बोस ने पुख्ता मुहर लगाई। मेंढक के दिल की धड़कनों को रिकॉर्ड करके स्मोक्ड ग्लास पर पौधे की धड़कन धीमी थी, जबकि मेंढक का दिल जोर जोर से धड़कता हुआ नजर आया। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी रिसर्च में एक पौधे को अगरबत्ती से दाग कर भी देखा और देखते ही देखते पौधे की पत्तियों ने मौत का गीत गाना शुरू कर दिया। एक एक करके पत्तियां टूटती गईं। इस रिसर्च से जगदीश चंद्र बोस ने ये भी बताया कि छुई मुई के पौधे पर आग का असर ठीक वैसा ही होता है जैसा आम इंसान के शरीर पर। बोस ने हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों से ये भी साबित किया कि पौधे आपस में बातें किया करते हैं। उन्होंने खेतों में पौधों की आवाज की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया और दुनिया को पौधों की आवाज भी सुनवाई। जगदीश चंद्र बोस की इस थ्योरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और जिस तरह से जगदीश चंद्र बोस ने ये बीज बोए थे, आज हमारे वैज्ञानिक उस पौधे को सींच रहे हैं। अब तमाम शोधों में पाया गया है कि पेड़ पौधों के अंदर मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होता है और लर्निंग कैपेसिटी भी होती है। ताज़ा रिसर्च बताती है कि पौधे गुणा गणित भाग में भी माहिर होते हैं। वो दिन रात होने से पहले रात भर की एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। पेड़ पौधों के जीते जागते संसार को अब जाकर विज्ञान डिकोड कर सकता है, जो ये कहता है कि पेड़ पौधे खाते पीते हैं, दोस्ती दुश्मनी करते हैं और अपने बच्चों के लिए कुर्बानी भी देते हैं। यानी हम और आप कभी अकेले नहीं हैं। पेड़ पौधों की हजारों लाखों जड़ें, आंखें हमें घूर रही हैं, लेकिन अभी भी हम प्लांट के बारे में जितना कुछ जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अज्ञात तथ्य मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। और क्या क्या रहस्य छिपे हैं पेड़ों में, चलिए आज जानते हैं। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर हुकुम सिंह से। मेरा नाम डॉक्टर हुकुम सिंह है और मैं अर्ली योसीन एम्बर के ऊपर काम करता हूँ।
एम्बर जो कि पेड़ों से निकलने वाला रेजिन होता है, ये पेड़ों से निकलने वाला जो गोंद है उसी को रेजिन कहते हैं मॉडर्न में, और फॉसिल में इसको एम्बर कहते हैं। ये रिसर्च बहुत ही यूनिक है, पूरे हिंदुस्तान में केवल बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट में चल रहा है। और ये यूनिक और रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के अवशेष मिलते हैं, जो कि आपको मिट्टी वाले सैंपल में, जैसे कि इंस्टीट्यूट में होता है सॉइल सैंपल के ऊपर काम किया जाता है, वो आपको उसमें प्रिजर्वेशन आपको पोर मिलेगा। आपको पोलन स्पोर मिल सकते हैं, लीफ मिल सकते हैं, वुड्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको इंसेक्ट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे प्रिजर्वेशन। तो इसमें जो इंडियन एम्बर है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुतायत में और बहुत ही एक्सलेंट प्रिजर्वेशन मिलता है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे बटरफ्लाइज, मॉस्किटो, स्पाइडर्स, एंट्स, टर्माइट्स, सोशल इंसेक्ट आप कह सकते हैं, जिनको इस तरीके से कैप्चर किया है। और ये हिंदुस्तान के लिए यूनिक है और ग्लोबल लेवल पे भी ये टॉप लेवल पे चल रहा है। अभी आम नागरिक के लिए इससे ये फ़ायदा होगा कि वो पास्ट को जान सकता है, बीते हुए समय को, अतीत को समझ सकता है कि किस टाइप का क्लाइमेट, किस प्रकार का एनवायरनमेंट, जलवायु रहा होगा, किस प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी पृथ्वी पर एग्जिस्ट रहे होंगे उस दौर में। हमारे रिसर्च से ये सारा निकलेगा और लोग समझ सकेंगे कि अतीत में क्या रहा होगा पृथ्वी में। तो इससे यही फ़ायदा मिल सकता है। गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक हूँ जिसने अपने रिसर्च की शुरुआत वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी, यानी जो बून वाले, हड्डी वाले जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर किया। उसके बाद इस इंस्टीट्यूट को जब ज्वाइन किया तो ये इंस्टीट्यूट पैलियोबॉटनी के नाम से हुआ करता था, बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। मैंने अपना कैरियर इसमें शुरू किया और नई नई फाइंडिंग्स, नए नए पेड़ पौधों के अवशेष मैंने रिकॉर्ड किए हैं। केम्बे बेसिन यानी खंबात की खाड़ी गुजरात से और कच्छ बेसिन से, इसके साथ साथ राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और तमाम सारी जगहों से हम लोगों ने वर्टिब्रेट यानी हड्डी वाले जीव जंतुओं का रिसर्च किया। नए नए शोध पत्र पब्लिश किए जो कि बहुत अच्छे ऊपर लेवल के, टॉप लेवल के जर्नल्स में पब्लिश हुए। और इसके बाद फिर मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला फील्ड करने के दौरान कि मुझे फील्ड के दौरान बहुत सारा एम्बर, जिसको मैं रेजिन कह रहा हूँ, वो मिला और उसको हम लेके अपने लेबोरेटरी में आए, चेक किया। तो उसके अंदर जब हमें बहुत सारे इंसेक्ट एम्बेडेड मिले तो हमने उसके ऊपर भी काम किया। ये पब्लिकेशन हमारा बहुत टॉप लेवल का, इसको PNS बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, US से पब्लिश होता है। और इस संस्थान से पहला ऐसा पेपर PNS में मेरा ही निकला था। ये बड़ा गर्व का विषय था हम लोगों के लिए उस समय। जैसे मैंने बताया कि अतीत में क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा, किस टाइप का क्लाइमेट था, किस प्रकार का एनवायरनमेंट था, किस टाइप की इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट था, किस टाइप का फॉरेस्ट एनवायरनमेंट था, क्योंकि ये बेसिकली फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमने अपने इस रिसर्च से यही कह सकते हैं कि आप बीते हुए समय को जान सकते हैं कि किस टाइप का क्लाइमेट रहा, कैसा एनवायरनमेंट रहा, कैसा जलवायु रहा। ये जलवायु जैसे हम अपने रिसर्च में देखते हैं कि ज़्यादातर हमको जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के अवशेष मिले हैं वो समुद्र के किनारे वाले पोर्शन से मिले हैं। खंबात की खाड़ी की बात करें या इधर आपका कच्छ वाला कहें गुजरात में, तो वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई निरंतर निकल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि और भी आगे नई नई चीज़ें निकलेंगी जिससे पब्लिक को फ़ायदा होगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और ये प्रयास हमारा जारी है। हो सकता आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत कुछ नया डेवलपमेंट इस फील्ड में मिलेगा। भारत अभी अगर कहाँ खड़ा है हमारे रिसर्च के बेस पे, ये मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ग्लोबली इस समय जो इंटोमोलॉजिकल रिसर्च चल रहा है, इंसेक्ट का अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, भारत भी ग्लोबल लेवल पे है। मैं दूसरे रिसर्चर्स की बात नहीं करता, लेकिन जो हमारा वाला है ये बहुत टॉप लेवल के उसमें है, ग्लोबल लेवल पे है। और अभी नया नया हम लोगों का लेबोरेटरी भी यहाँ स्थापित किया गया है, अभी उसका उद्घाटन होना बाकी है। सौभाग्य की बात है कि नए डायरेक्टर साहब आ चुके हैं, तो हो सकता है बहुत चंद समय में इसका शुरुआत हो जाएगा उद्घाटन। ये बहुत अच्छा है भविष्य के लिए, क्योंकि ग्लोबली पूरी दुनिया में जो एम्बर है, रेजिन, पेड़ों से निकलने वाला जो राल है, ये केवल 7-8 देशों में ही मिलता है अभी तक का जो रिकॉर्ड है। उसमें से हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में मिलता है और भारत के भी केवल वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में, केम्बे बेसिन और कच्छ बेसिन में अभी तक मिलता है। आगे हमारा प्रयास होगा कि ये खोज निरंतर जारी रखें, किसी और जगह भी मिले और इसमें जब मिलेगा तो नए नए इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे पोजीशन में है और बहुत अच्छे पोजीशन में चल भी रहा है
और आगे भी बहुत अच्छा ही रहेगा। हम लोगों का ये साइंस जो है बेसिक साइंस है, लर्निंग का है, अर्निंग का नहीं है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश हुआ है, बहुत टॉप लेवल का जर्नल होता है। न्यू फाइटोलॉजिस्ट, ये भी बहुत टॉप लेवल का जर्नल्स है। प्लस वन, ये भी बहुत टॉप लेवल का जर्नल है। पब्लिकेशन मेरे बहुत टॉप लेवल के जर्नल्सों में हैं, जो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिस पे कि सारे वैज्ञानिकों का बायोडेटा लगा हुआ होता है, CV, कि किसके प्रोफाइल किस तरीके से है, अपने कैरियर में किसने किस टाइप के पब्लिकेशन किए। मेरे को इंस्टीट्यूट से 2 अवार्ड मिले हैं और एक इंस्टीट्यूट के बाहर पैलेंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से मिला हुआ है, और अभी एक अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्या पता उसमें भी सक्सेस हो पाऊँगा। भविष्य तो ब्राइट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड से नई नई चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिससे हम लोग फौना फ्लोरा सभी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं और ये शोध पत्रों में प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं पास्ट में क्या था, अभी प्रेजेंट में क्या है। कई चीज़ें एक्सटेंट हो गई हैं, कई चीज़ें निरंतर चल रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, कुछ अभी कंटिन्यूशन में हैं, तो इससे कंपैरिजन करते हैं हम किस टाइप का जीव जंतु पेड़ पशु पक्षी पेड़ पौधे अभी कंटिन्यूशन में चल रहे हैं आगे तक, और कुछ किस टाइप के विलुप्त हो गए। जैसे डायनासोर्स का एग्जांपल आप जानते हैं कि वो बहुत पहले एक्सटेंट हो चुका है, अभी हम उसको केवल जीवाश्म के फॉर्म में ही देख सकते हैं, बाकी हमको ओरिजिनली दिखेगा नहीं डायनासोर्स। उसी तरीके से कई प्रकार के इंसेक्ट, कई प्रकार के पेड़ पौधे ये एक्सटेंट हो चुके हैं और कुछ अभी निरंतर मिल रहे हैं। तो यही इसका फ़ायदा होगा कि हम भविष्य को समझ सकते हैं या पास्ट को समझ सकते हैं कि किस टाइप के जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे पहले थे और वो ख़त्म हो गए, और कौन कौन से जीव जंतु किस प्रकार की प्रजातियां अभी भी निरंतर चल रही हैं। डॉक्टर हुकुम सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.